तक आपने जितने बड़े बड़े फ्रॉड्स के बारे में सुना है, जेपी मॉर्गन का प्रीशियस मेटल मार्केट को मैनिपुलेट करना, वेल्स फार्गो का फेक कंज्यूमर अकाउंट्स बनाना और कस्टमर को स्कैम करना, गोल्डमैन सैक्स हो या फिर हर्षद मेहता, या फिर वो सारे बैंक्स जो 2008 की रेकलेस ग्रिड में शामिल थे, ऐसे डिजास्टर जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इन सारे क्राइम्स के बावजूद जस्टिस कभी भी सर्व नहीं होती, ना कोई जेल जाता है या फिर ना कोई पावरफुल इंसान इस पर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन सोचिए कि अगर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को सबसे कड़ी सजा दी जाती तो। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे वियतनाम में डेथ सेंटेंस मिला था, यानी कि सजाए मौत। उसका नाम था ट्रोंग माय लैन। उसने ना तो किसी का मर्डर किया था, ना ड्रग्स की ट्रैफिकिंग और ना ही किसी नेता के खिलाफ कोई बयान दिया था। उन्होंने जो किया था वो इतना बड़ा फ्रॉड था कि वो उस पूरे देश की जीडीपी का 3% के बराबर था। वियतनाम की एक कोर्ट ने इस वेल्दी प्रॉपर्टी डेवलपर को मौत की सजा सुनाई क्योंकि उसने एक बैंक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चूना लगाया। 67 साल की उम्र में ट्रोंग मायलन को पैसों की गलत हेराफेरी, स्टेट ऑफिशियल्स को रिश्वत देने और बैंक लैंडिंग रेगुलेशंस को वायोलेट करने का दोषी पाया गया। जब उसने साइगन कॉमर्शियल बैंक के अपने हिडन ओनरशिप का इस्तेमाल करके 44 बिलियन डॉलर यानी कि आज के 368 करोड़ रुपए के लोन्स अपनी ही कंपनीज को चैनल कर दिए थे, इसे इतिहास के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड्स में से एक माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों तक ये औरत इतना सारा पैसा कैसे चोरी करती रही और कोई उसे पकड़ क्यों नहीं पाया। तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक ऐसे फ्रॉड केस की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो इतिहास के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक है। एक ऐसा स्कैम जिसने एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को दागदार कर दिया। आप देख रहे हो द पावर मोटिवेशन। ट्रोंग मायलन का जन्म 1956 में साइगन, साउथ वियतनाम में हुआ था, एक साधारण लेकिन एंटरप्रेन्योरल फैमिली में। उसकी असली कहानी शुरू होती है बैन ठान मार्केट से, जो एक आइकनिक और वियतनाम का बस्टलिंग हब है, अपने इंटेंस बार्गेनिंग कल्चर के लिए मशहूर। मायलन ने बचपन से ही हसल करना सीख लिया था और जैसे जैसे वो टीनेजर बनी, वो और उसकी माँ उस मार्केट में कॉस्मेटिक्स बेचते हुए जानी पहचानी जोड़ी बन गई थी। डिटेक्टिव्स अक्सर किसी अपराधी के शुरुआती जीवन में क्लूज ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर उन्होंने बाद में क्राइम की राह क्यों चुनी। लेकिन मायलन के मामले में उनकी शुरुआती जीवन से कोई खास सुराग नहीं मिलता। कुछ भी ऐसा नहीं था जो इशारा करता हो कि आगे चलकर वो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनेगी। हालांकि मायलन की नेगोशिएटिंग स्किल्स जरूर इंप्रेसिव रही होगी क्योंकि 1990 के दशक के मध्य तक उन्होंने प्रॉपर्टी मार्केट में कदम रखा और फोर्टीन फैट ग्रुप की स्थापना की। इसी समय के आसपास वियतनाम एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा था। रिफॉर्म की इस वजह से प्राइवेट बिजनेस और फैमिलीज को कंपटीशन का मौका मिल रहा था। ट्रोंग मायलन का ग्रोथ जितना ही ड्रामेटिक था, उसका पतन भी उतना ही ड्रामेटिक रहा। 1992 में उसकी मुलाकात एरिक ट्रू नैपने से हुई, जो हांगकांग के एक इन्वेस्टर थे। दोनों ने शादी की, 2 बेटियां हुई और वियतनाम और हांगकांग में रेस्टोरेंट्स, होटल्स और प्रॉपर्टीज का एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया। उनकी वेल्थ दिन ब दिन बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। अगर हम एक टिपिकल व्हाइट कॉलर क्रिमिनल की प्रोफाइल देखें तो ये कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। एक ऐसा इंसान जिसके पास कानून तोड़ने का कोई खास कारण नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रीड की वजह से। और जैसा कि आप देखेंगे, इन्हें बस और ज्यादा की तलब होती है। 2010 तक इनकी जर्नी बहुत ही सिंपल रही, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा होना शुरू हो चुका था। मिसिस मायलन वियतनाम की फाइनेंशियल सीन की एक बड़ी खिलाड़ी थी और उनकी कंपनी देश की सबसे अमीर रियल एस्टेट फर्म्स में से एक बन चुकी थी। वो बहुत ही पावरफुल और कम्युनिटी में वेल रिगार्डेड थी। इसी वजह से और शायद उनके कनेक्शन के चलते ही उन्हें 3 स्ट्रगलिंग बैंक्स को मिलाकर साइगन कॉमर्शियल बैंक SCB बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये योजना वियतनाम के सेंट्रल बैंक द्वारा मंजूर की गई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। 2012 में उन्होंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया, खुद और अपने दोस्तों को लोन्स देना शुरू कर दिया और सरकारी अधिकारियों को चुप रखने के लिए ब्राइब्स यानी कि रिश्वत देना शुरू किया। उनकी पावर कुछ समय तक
अनचेक्ड रही। क्या इसके रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं था? हाँ था। वियतनामीज कानून ने किसी भी व्यक्ति की बैंक में हिस्सेदारी को 5% पर कैप किया हुआ था। फिर भी समय के साथ उसने बैंक का 90% ओनरशिप हासिल कर लिया। लेकिन यह हुआ कैसे? दरअसल माइलन की मल्टी बिलियन डॉलर बैंक फ्रॉड स्कीम का पहला स्टेप था हजारों शेल कंपनीज यानी कि सिर्फ नाम की कंपनियां बनाना। उसने इन कंपनियों और बैंक के शेयर्स की ओनरशिप दूसरों के नाम कर दी, ताकि बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि बैंक की सब्सिडियरीज और पार्टनर्स को कंट्रोल करने वाले लीडर्स और सीईओस की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन असल में ये सब बस उसके अपने ही लोग थे। और फिर मामला एक इनसाइड जॉब बन गया। माइलन ने अपने ही लोगों को डेक पर बिठा दिया। उसने साइगन कॉमर्शियल बैंक एससीबी में ट्रस्टेड एसोसिएट्स को मैनेजर्स के रूप में नियुक्त किया और उन्हें निर्देश दिए कि वे उसकी शेल कंपनीज के नेटवर्क को दुनिया भर में लोन्स अप्रूव करें। इन कंपनियों के पास अक्सर कोई ऑपरेशन या एम्प्लॉइज नहीं होते थे और उसने फेक कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके पैसे देश से बाहर भेजना शुरू कर दिया। जैसे जैसे स्कीम बढ़ी, उसे अपनी बढ़ती हुई फेक कंपनीज को मैनेज करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी। इसलिए उसके पति, भतीजी और दूसरे फैमिली मेंबर्स भी इसमें शामिल हो गए। इनक्रेडिबली एससीबी में मंजूर किए गए 93% लोन्स सीधे ही ट्रॉन्ग माइलन की जेब में चले गए। इस सेटअप के साथ माइलन के पास अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कस्टमर डिपॉजिट्स थे, जिनके साथ वो कभी भी कुछ भी कर सकती थी। जरा सोचिए, हर बार जब आप पैसे बैंक में जमा करते हो तो हर डॉलर में से 93 सेंट एक औरत की व्यक्तिगत पिगी बैंक में चला जाता है, जिसे वो अपनी मर्जी से कोई भी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। कुछ ही सालों में माइलन ने खुद को 44 बिलियन डॉलर के इलीगल लोन्स दे दिए थे। अब इतनी बड़ी अमाउंट का गायब होना कोई कैसे नोटिस नहीं कर सकता? दरअसल लोगों ने नोटिस किया। माइलन वियतनाम में एक हाउस होल्ड नाम बन चुकी थी और साइगन कॉमर्शियल बैंक में उसका लेवल बहुत ही ऊंचा और काफी रिस्पेक्टेड था। लेकिन उनके पास कभी खत्म न होने वाले लिक्विड कैपिटल ने यह साफ कर दिया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उनकी शेडी डीलिंग्स एक ओपन सीक्रेट बन चुकी थी। फिर भी वो डिलॉयट और केपीएमजी जैसे बड़े ऑडिटर्स के ऑडिट्स में पास हो गई। अगर कोई रेगुलेटर को डाउट हुआ तो डिटेल में जाने की कोशिश करता तो उसके पहले ही माइलन उसको रिश्वत देने में माहिर थी। जैसे वियतनाम स्टेट बैंक के चीफ इंस्पेक्टर ड्योंग नूर गैन, उन्होंने 5 मिलियन डॉलर की रिश्वत ली थी, जो वियतनाम में रिकॉर्ड की गई आज तक की सबसे बड़ी रिश्वत है, जो स्टेरोफॉर्म बॉक्सेस में भेजी गई थी। 5 मिलियन डॉलर की रिश्वत उस इंस्पेक्टर और उसके परिवार को जिंदगी भर के लिए सेट कर सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेल की हवा उसका इंतजार कर रही थी। ये स्टोरी आगे जाकर और भी ज्यादा क्रेजी होती जाएगी। 3 साल के दौरान माइलन ने अपने ड्राइवर को निर्देश दिया था कि वो बैंक से 108 ट्रिलियन वियतनामीज डोंग निकाले और इसे अपने बेसमेंट में स्टोर कर दे। ये लगभग 4 बिलियन डॉलर के बराबर था। अगर उसने वियतनाम के सबसे बड़े बैंक नोट डिनोमिनेशन में ये सारी कैश निकाली होती तो इसका वजन करीबन 2000 किलो होता। इतनी बड़ी अमाउंट को बिना किसी को पता चले हिलाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन यही बात है कि एक देश में जहां बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए स्ट्रगल करते हो, वहां रिश्वत एक जिंदगी बदलने वाला मामला बन सकती है। इसलिए बहुत से लोगों ने माइलन की हश मनी को रिश्वत के तौर पर लिया और माइलन इतने लंबे समय तक अपने फ्रॉड को छुपाने में सफल रही। लेकिन उसका गुड लक अब बैड लक में बदलने वाला था। उसका एम्पायर बस ढहने ही वाला था। वियतनामीज अथॉरिटीज करप्शन पर एक स्कॉच अर्थ पॉलिसी अपनाने वाले थे। वियतनाम की खास बात यह है कि ये एक वन पार्टी स्टेट है, इसलिए सत्ता में रहने वाले लोगों को ईमानदार बनाए रखने के लिए कोई मोटिवेशन या फिर कंपटीशन नहीं होती। हालांकि 2013 के बाद वियतनाम के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक गुयेन फू ट्रोंग ने ब्लेजिंग फर्नेंस नाम से एक एंटी करप्शन कैंपेन शुरू किया। ट्रोंग ने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर करप्शन सच में उनकी पावर के लिए खतरा था और वियतनामीज लोगों का विश्वास वापस पाने के लिए उन्हें एक साफ सुथरी सरकार की छवि बनानी पड़ी। कई सालों तक ब्लेजिंग फर्नेंस कैंपेन ने वियतनाम में बड़े पैमाने पर करप्शन पर ध्यान केंद्रित किया। करप्शन पर कार्रवाई की बातें नई नहीं थी और शायद कई लोगों ने, मिसिस माइलन ने भी उन्हें इग्नोर कर दिया था।
जबकि माइलन रिश्वत और कैश की सिफनिंग में व्यस्त थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने प्राइवेट सेक्टर्स में करप्शन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते कंपनियों ने नए मैन्युफैक्चरिंग स्थान खोजने की दौड़ शुरू कर दी थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे भांप लिया था। ब्लेजिंग फर्नेंस कैंपेन के माध्यम से उन्होंने अपनी छवि सुधारने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक अवसर देखा। वियतनाम सरकार ने यह वादा किया कि वियतनाम को एक साफ और सुरक्षित व्यापार स्थल बनाया जाएगा और उनके एंटी करप्शन की कोशिशें सफल होने लगी। फॉरेन इन्वेस्टर जैसे कि सैमसंग, एलजी और एप्पल ने हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया। वियतनाम ने यहां तक कि एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, जो चीन के बाहर था। लेकिन इस क्रैकडाउन का एक दूसरा पहलू भी था। जो भी करप्ट पाया जाता था उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता, और जितना ज्यादा कोई करप्ट होता वहां पे गर्मी कुछ ज्यादा ही होती है। और उस वक्त उस देश में सबसे ज्यादा करप्ट ट्रोंग माइलेन थी। अक्टूबर 2022 में माइलेन को अरेस्ट किया गया और 2 साल से भी कम समय में उसे मौत की सजा सुनाई गई। यह सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन इस कड़ी सजा का कारण आश्चर्यजनक भी है और नहीं भी। थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिलहाल माइलेन की गिरफ्तारी का पहला प्रभाव बहुत बड़ा था। पुलिस ने लगभग 42,000 विक्टिम्स की पहचान की, जिसमें बॉन्ड होल्डर्स और आम लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी एससीबी बैंक के पास रखी हुई थी। इस केस का कोर्ट ट्रायल टेलीविजन पर लाइव प्रसारित किया गया था और यह देश के लिए सबसे अनोखा स्पेक्टेकल बन गया था। ट्रायल के दौरान पेश किए गए 104 बॉक्स का वजन 6000 किलो था, जिसमें सिर्फ कैश अमाउंट थी। माइलेन का एम्पायर इतना विशाल था कि उसने एक मजबूत हाउसिंग मार्केट को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। उसकी एक साथ सभी फेक कंपनीज एक साथ बंद हो गई और पूरी दुनिया में एक साथ इतनी कंपनियों को बंद करवाने का यह रिकॉर्ड बन गया। और अधिकारियों ने माइलेन की 1000 से अधिक प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया। हेनोई और हो ची मिन सिटी के हाई राइजेस अभी भी खाली पड़े हैं। अरेस्ट करने के बाद यहां तक कि वियतनाम का सेंट्रल बैंक भी एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन को रोकने के लिए कदम उठाने को मजबूर हो गया। उन्होंने एससीबी में $24 बिलियन के स्पेशल लोन्स डाले ताकि वो बैंक रन को टाला जा सके। सरकार ने हालात संभालने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी मदद ली। बिना इस लैंडिंग के एससीबी तहस नहस हो सकती थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइलेन की गिरफ्तारी ने उल्टा असर डाला, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स अब वियतनाम से डरने लगे, जब वियतनाम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के बहुत ही करीब था। अप्रैल 2024 में ट्रोंग माइलेन को $12.5 बिलियन की गड़बड़ी करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। यह सिर्फ वही अमाउंट है जिसे ऑफिसर्स साबित कर पाए, लेकिन सही अमाउंट सबको पता थी। माइलेन को मौत की सजा का फैसला पूरे देश के लिए चौंकाने वाला था। अंत में माइलेन ने दोष स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने सबऑर्डिनेट्स को दोषी ठहराया। उसने बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल होने की बात तो मानी, लेकिन गड़बड़ी की बात से इनकार कर दिया। उसने अदालत को बताया कि बैंकिंग उद्योग में अनुभव की कमी और कानूनी मामलों की समझ की कमी ने उसे इस स्थिति में फंसा दिया है, लेकिन अदालत ने इस बात को नहीं माना। कुल मिलाकर 855 लोगों पर आरोप लगाए गए, जिनमें माइलेन का पति भी शामिल था, जिसे 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई और माइलेन की भतीजी को 17 साल की सजा मिली। एससीबी के 2 फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स देश से फरार हो गए और अभी भी लापता है। माइलेन ने कई लोगों को रिश्वत दी, लेकिन अगर यह मामला इतने सालों तक अनदेखा रहा तो इसका मतलब है कि उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा सपोर्ट था। शायद बहुत सारे ऑफिसर्स को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो चुप रहे। यहां मेन बात यह है कि ट्रोंग माइलेन के पास रुकने का हर मौका था। वो पहले से ही अमीर थी, लेकिन उसने $100 मिलियन, $1 बिलियन, यहां तक कि $10 बिलियन पर भी रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मामला जब सामने आया तो आंकड़ा उस देश की टोटल जीडीपी का 3% हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी अमाउंट उसके लिए इनफ नहीं थी और फाइनली उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन मैं एक सवाल आप पर छोड़ता हूं। उस देश में जब एक पार्टी ने करप्शन के खिलाफ कदम उठाया तो इतना बड़ा स्कैम और इतने सारे लोग इस स्कैम में बाहर आए। आपको क्या लगता है, इंडिया में कभी यह पॉसिबल होगा? और अगर होगा तो यह आंकड़ा कितना बड़ा होगा और किसके नाम बाहर आ सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना।
पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ गुड डे।